Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Subject English Jurisprudence. Topic है Relationship of Jurisprudence with other social sciences. कि jurisprudence का दूसरी social sciences के साथ कैसा ताल्लुक है. लेक्चर नंबर 3 रिलेशनशिप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज कि लॉ का जुरिस्प्रूडेंस हम स्टडी करते हैं लॉ का. अब लॉ का सोसाइटी सोशल साइंसेज के साथ सोसाइटी में जितनी सोशल साइंस या चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एथिक्स हो, सोशोलॉजी क्यों ना हो, सोसाइटी क्यों ना हो, एथिक्स क्यों ना हो, तो उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, लॉ का सोशल साइंसेज के साथ कैसा ताल्लुक. लेक्चर नंबर 3 है. आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को लाजमी देखें. उसमें आपको जुरिस्प्रूडेंस से देखते हैं. English jurisprudence, also known as the philosophy of law, is the study of legal principle, theories, and the philosophical foundation of legal system in England and Wales. There is no universal definition of jurisprudence. कि jurisprudence को हम philosophy of law भी कहते हैं. कि philosophy की स्टडी है, इसमें लीगल असूलों को स्टडी करके इनकी थ्योरीज को स्टडी किया जाता है, एक लीगल सिस्टम को डिवेल्प करता है. इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है, एक कोई डेफिनेशन नहीं इसकी डिफाइन की. सिंस पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी इन नेशन थ्रू द वर्ल्ड, jurisprudence is a study of law. It's a formal mechanism of social control and protect individual from harm of other. It is a formal mechanism of the social control. क्योंकि ये क्या है, इसमें हमें लोगों की जो डिफरेंट आइडियोलॉजी उनके पर्सपेक्टिव को देखते हैं और एक जुरिस्प्रूडेंस डेवलप करते हैं और इसमें स्टडी करते हैं लॉ को. अब फिलोसफर की जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है लॉ को लेके, फिलोसफी ऑफ लॉ में भी हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, जिसमें जॉन ऑस्टिन की थ्योरी थी, उसी में इम्पेरेटिव थ्योरी थी, एथिकल थ्योरी थी, कुछ नेचुरल लॉ थ्योरी थी. तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो किए, लॉ के रिलेटेड उन्होंने शो किए. उसकी हम सारी स्टडी कौन करता है, जुरिस्प्रूडेंस करता है, जिसे हम इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं. अब इसमें सोशल कंट्रोल भी किया जाता है कि सोसाइटी को किस तरह हमने कंट्रोल करना है, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि सोशल कंट्रोल के साथ इंडिविजुअल को किस तरह प्रोटेक्शन देनी है, किस तरह उसको बचाना है. एक फॉर्मल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया जाता है सोशल कंट्रोल के लिए. जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लैंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक्सप्लोरिंग द नेचर पर्पस एंड स्कोप. अब जुरिस्प्रूडेंस इस चीज़ के बारे में, सोसाइटी में जो लॉ एग्जिस्ट है उसकी नेचर क्या, उसका स्कोप क्या, उसका पर्पस क्या, उसकी रीजन क्या, उसकी लॉजिक क्या है, ये कौन बताएगा, ये हमें जुरिस्प्रूडेंस बताएंगे. जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस, फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरिंग. कि जस्टिस फोर्स के बिना पावरलेस है, और फोर्स जस्टिस के बिना एक, अगर फोर्स ही नहीं है इंसाफ के पीछे, तो वो एक कह लें कि आपके पास जिसके पास पावर है उसके पास जस्टिस है. Started the study of jurisprudence started with Roman. Jurisprudence start कैसे हुआ, रोमन से हुआ. The word jurisprudence start with has been derived from the Latin term juris mean का होता है law and prudent mean होता है knowledge. अब हम इसके jurisprudence को कह के कि knowledge है, law के बारे में knowledge है. Other name of jurisprudence भी देखें, the term jurisprudence has at different times have been used in different times में jurisprudence को different नाम से पुकारा गया. अब इसे हम English jurisprudence कहते हैं, पहले इसे कहते थे philosophy of law, कुछ कहते हैं grammar of law, कुछ कहते हैं science of law. Definition of jurisprudence देखेंगे. फर्स्ट लेक्चर में इसको बड़ी अच्छी तरह डिफाइन कर दिया, इसीलिए हम आज थोड़ा सा जल्दी से करेंगे. अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट के मुताबिक जुरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ, ऑस्टिन के मुताबिक फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, होलेंड्स के मुताबिक जुरिस्प्रूडेंस एक फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक जुरिस्प्रूडेंस साइंस तो है लेकिन ट्रीट करेगी द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड लीगल रिलेशन. इसमें बताया जाएगा जो असूल है लॉ के और लीगल रिलेशन कैसा है, स्टेट का, सोसाइटी का, इंडिविजुअल का, ग्रुप का. अब हम जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी क्यों करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टडी जुरिस्प्रूडेंस फंडामेंटल इट मेनली रिसर्च विच हेल्पिंग क्लैरिफाई द बिगिनिंग. इसमें हम बेसिक कंसेप्ट लॉ को क्लैरिफाई करने, इसको समझने के लिए जुरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है. द सब्जेक्ट इज नॉट कंसर्न द मेकिंग ऑफ न्यू लॉ बट फोकस ऑन एग्जिस्टिंग लॉ. इस सब्जेक्ट का ये कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो कैसा है, हमने लॉ कैसे बनाना है. इसका कंसर्न, इसका फोकस एक ही चीज़ पे है कि जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे उस चीज़ को स्टडी करता है. It provides the rules of interpretation. As a result, become important to study the subject to understand the significance of law passed by the legislation. अब इसमें हमें उन असूलों को तशरीह करके बताया जाता है, उन असूलों की एक्सप्लेनेशन को थ्योरेटिकल वे में डिफाइन किया जाता है कि जुरिस्प्रूडेंस को हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं. जो लॉ पास किए जाते हैं लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट से पास किया जाता है, एक लॉ ऑफ द लैंड बन जाते हैं, सोसाइटी के ऊपर उनकी इम्प्लीकेशन होती है, तो उस चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं किसमें, जुरिस्प्रूडेंस में. अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ लॉ, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ की नेचर क्या है. लॉ का मतलब उसके कंसेप्ट को देखेंगे, उसके पर्पस को देखें, उसकी नेचर क्या है, उसका रिलेशन किस चीज़ के साथ है, सोसाइटी के किस फैक्टर के साथ है, चाहे वो मोरालिटी हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो. इसमें लीगल कंसेप्ट को एनालाइज किया, उसके प्रिंसिपल को देखा जाएगा. जुरिस्प्रूडेंस इस चीज़ के ऊपर एग्जामिन करेंगी, जो लीगल कंसेप्ट है, चाहे वो जस्टिस है, राइट और ऑब्लिगेशन है, उसको एनालाइज करेगी. और ये डॉक्ट्रिन ही ऐसी है जुरिस्प्रूडेंस जिसमें हम असूलों को उनकी स्टडी करते हैं.
इवेल्युएटिंग लीगल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें जो लीगल सिस्टम जो इदारों के पास लाते हैं उस चीज़ को भी इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी के हर एक लॉ को डिफाइन किया जा रहा था। इसमें लीगल सिस्टम को एक इवेल्युएशन प्रोवाइड किया कि एक्सप्लेनेशन कौन प्रोवाइड करा लॉ के रिलेटेड, तो जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम डिफरेंट लीगल ट्रेडिशंस को, डिफरेंट लीगल सिस्टम को भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ एक सोसाइटी या एक स्टेट के लिए नहीं है, ये हर स्टेट के हर लॉ को डिफाइन करती है। प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस, अगर हम इन चीज़ को स्टडी करेंगे हमें इसके पीछे एक थिंकिंग, एक सोच आ जाएगी कि लॉ बनाने की रीज़न क्या थी, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, एनालिसिस करना शुरू कर, स्टडी करना करेंगे। ये एक लॉ के स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो क्वेश्चन राइज करना शुरू कर देते हैं कि लॉ बनाने का रीज़न क्या है, उसकी लॉजिक को देखना स्टार्ट कर देगा। इन्फॉर्मिंग लीगल डिसीजन, अब जूरिस्प्रूडेंस हमें प्रोवाइड ही इसीलिए की गई कि जजेस और लॉयर के लिए एक हेल्पफुल रहे, मतलब जजेस और लॉयर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी लॉ के बारे में, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके नतायज कैसे होंगे, तो वो हमें जूरिस्प्रूडेंस से पता चले, क्योंकि वो एक एवेल्युएट लीगल स्टडी हमें प्रोवाइड कर दी, एक नॉलेज प्रोवाइड कर देती है लॉ के रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस, अब इसमें जूरिस्प्रूडेंस हमें इस चीज़ के बारे में भी समझा देती है कि हमारे ह्यूमन राइट्स कैसे होंगे और सोशल स्टडी इसका रिलेशन कैसे होगा लॉ के साथ, और ह्यूमन राइट का कैसा रिलेशन होगा उसके बारे में हमें है। अब इसके बाद में नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है कि इसे हम एक साइंस की तरह, जैसे एक सोशोलॉजी एक साइंस है, एक सोशल साइंस है, ये कोई आर्ट नहीं है, ये बनाए नहीं है, एक साइंस से निकली है, हमारी सोसाइटी से इवेल्युएट हुई है। ये एक प्रोग्रेसिव साइंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होता है। इसको हम प्रोसीजर भी नहीं कह सकते, प्रोसीजर लॉ भी नहीं है, सब्सटेंटिव लॉ भी नहीं है। अब प्रोसीजर को सब्सटेंटिव में राइट्स और ऑब्लिगेशन को डिफाइन किया, इसके ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक भी है, प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ। इसमें राइट्स को और प्रोसीजर को डिफाइन किया, लेकिन लॉ इसमें इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में ना हम इसको प्रोसीजर लॉ कह सकते हैं ना सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि ये दोनों को ही नहीं डिस्कस करता। ये सोसाइटी के फैक्टर और लॉ के रीजन और बिहाइंड और उसके पर्पस को डिफाइन करता है। कुछ ऐसे लॉ हैं जो कंडक्ट करते हैं हमारे थियोलॉजी लॉ, मॉरल्स लॉ, जो डिवाइन लॉ और लाकियात हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल कंसेप्ट और लॉ का, इसका जूरिस्प्रूडेंस का मकसद यही है कि लॉ के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। लॉ एंड मोरालिटी का रिलेशन, का जस्टिस और फेयरनेस का रिलेशन कैसा है, राइट्स हकूक और फ्राइज का आपस में कैसा रिलेशन है, और जो हमारे पास अथॉरिटी होती है, लेजिटिमेसी होती है, जो पावर होती है गवर्नमेंट के पास होता है, उस चीज़ को भी लिमिट करती है, उसकी बाउंड्रीज बता देती है, तो उसमें भी हम यही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक था, हम उसकी तरफ आते हैं, रिलेशनशिप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। अब जूरिस्प्रूडेंस का कैसा ताल्लुक है दूसरी साइंसेस के साथ। अब जूरिस्प्रूडेंस मतलब है लॉ को स्टडी करना है। सोशल साइंसेस मतलब जो हमारी समाजी साइंसें हैं, हमारे समाजी फैक्टर है, हमारी सोसाइटी है, उसको उसका और लॉ के साथ कैसा रिलेशन है। अब सोशियोलॉजी हो एंड जूरिस्प्रूडेंस हो, साइकोलॉजी हो, जूरिस्प्रूडेंस हो एथिक्स के साथ, जूरिस्प्रूडेंस का इकोनॉमिक्स के साथ, जूरिस्प्रूडेंस का हिस्ट्री के साथ, जूरिस्प्रूडेंस का पॉलिटिक्स के साथ रिलेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सोशियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस। दिस इज अ ब्रांच कॉल्ड एज सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम सोसाइटी के अंदर लॉ को डिस्कस करेंगे। दिस ब्रांच इज बेस्ड ऑन सोशल थ्योरीज। ये ब्रांच बेस करती है सोशल थ्योरीज के ऊपर, सोसाइटी की थ्योरीज के ऊपर, फेमिनिज्म थ्योरी, स्ट्रक्चरल। तो इसमें हम अब स्टडी करेंगे सोशल थ्योरी के। इट एसेंशियली कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ एट लार्ज, पार्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल वेलफेयर। इसमें हमारा कंसर्न होता है कि एक लॉ का इन्फ्लुएंस क्या है एक लार्ज पार्टिकुलर स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए, और इसमें हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर की। लॉ का भी यही पर्पस होता है, जूरिस्प्रूडेंस का पर्पस यही होता है कि सोसाइटी को अच्छी तरह रेगुलेट कर सके। तो हम पढ़ेंगे इसमें सोशल वेलफेयर को किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें। One area of intersection is the study of social norms and their relationship with legal reforms। कि एक एरिया में हम स्टडी कर रहे हैं कि सोशल नॉर्म्स कैसी हैं, और उसके साथ हम सोशल नॉर्म्स के साथ साथ उसका रिलेशन किसके साथ पा रहे हैं, सोसाइटी का, जूरिस्प्रूडेंस के साथ। जूरिस्प्रूडेंस में हम लीगल रिफॉर्म्स को स्टडी करेंगे। एडिशनली हम कहते हैं कि सोशल एंड जूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस कोलैबोरेट इन द एनालिसिस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सच एज फैमिली, एजुकेशन, क्रिमिनल जस्टिस। इसके बारे में हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। सोसाइटी में जो सोशल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फैमिली, एजुकेशन है, उसमें भी जो एक लॉ का किरदार है वो कैसा है, तो वो हम सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी करेंगे। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है।
सोशियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस इंटरसेक्ट इन एग्जामिन लॉ सोशल कॉन्टेक्स्ट इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन। अब सोसाइटी में लॉ का कैसा एक इम्पैक्ट है, उसकी कैसी इम्प्लीकेशन है, सोसाइटी किस तरह रेगुलेट करती है, तो ये सोसाइटी और लॉ का बड़ा आपस में एक ताल्लुक है। सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट टू जूरिस्प्रूडेंस। अब सोशियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है जूरिस्प्रूडेंस में। अब सोशियोलॉजी सोसाइटी किस तरह कह लें कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जूरिस्प्रूडेंस के रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, सोसाइटी में जो लॉ का कॉन्टेक्स्ट है उसको डिफाइन करती है। एनालाइजिंग पावर डायनेमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, ये जूरिस्प्रूडेंस को प्रोवाइड करती है कि इंफॉर्मेशन कि पावर डायनेमिक्स, पावर को किस तरह मेंटेन रखते हैं, और जो सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में है उसके बारे में भी हमें तज्जिया प्रोवाइड करती है। एग्जामिन सोशल चेंज एंड लॉ रिफॉर्म्स, कहती है कि अगर सोशल कोई चेंज आता है तो उसी तरह एक लॉ के रिफॉर्म में भी चेंज आता है। प्रोवाइडिंग एम्पेरिकल रिसर्च मेथड, हमें एक रिसर्च मेथड प्रोवाइड करती है। इन्फॉर्मिंग क्रिटिकल लीगल स्टडी, और सोसाइटी ही हमें एक स्टडी प्रोवाइड कर सकती है ना, तो वो लीगल स्टडी प्रोवाइड करती है, हमारी सोच को डिवेल्प करती है। ये तो हो गया सोशियोलॉजी की कंट्रीब्यूशन जूरिस्प्रूडेंस। अब हम बात करें हैं जूरिस्प्रूडेंस की कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में कैसी है। क्लैरिफाइंग लॉ रोल इन सोशल ऑर्डर, ये बताता है कि लॉ का रोल क्या है सोशल सोसाइटी में। एग्जामिन लॉ इम्पैक्ट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन, कि लॉ का कैसा इम्पैक्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन पे। प्रोवाइडिंग नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क का सोशल है कि लॉ का और मोरालिटी का और सोशल जस्टिस का कैसा रिलेशन है। इन्फॉर्मिंग सोशल थ्योरी ऑफ लॉ, बताता है कि सोशोलॉजिकल थ्योरी क्या है, लॉ के रिलेटेड जो सोसाइटी में थ्योरी है उसको डिफाइन करेगा। इन्हांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट, और इन्हांस करेगा कि ह्यूमन राइट्स का और लॉ का कैसा रिलेशनशिप है और अंडरस्टैंड करवाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, हमने आगे भी पढ़ा कि कैसा है कि सोशियोलॉजी हेल्प जूरिस्प्रूडेंस अंडरस्टैंड लॉ इन मेंटेनिंग फॉर चैलेंजिंग सोशल ऑर्डर। कुछ हमें सोशल चैलेंजेस पेश आते हैं तो लॉ उसको कैसे कहते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लॉ। अब ये फैक्टर जो उनसे है ना, अब लॉ इसके ऊपर इस चैलेंज को कम करता है और एक सोसाइटी को रेगुलेट करता है, चाहे वो कल्चर का हो कोई चैलेंज, इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल कोई भी चैलेंज हो तो लॉ उस चीज़ को रेगुलेट करता है। पावर डायनेमिक्स एंड लॉ, अब पावर डायनेमिक्स सोसाइटी में होता है तो लॉ किस तरह इस चीज़ को कह लो कि ख़त्म करता है। अब सोशियोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस एनालाइज हाउ लॉ रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्स पावर रिलेशनशिप। एग्जामिन कि सोशल इनइक्वालिटी को कैसे खत्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म करना है, हमने जस्टिस प्रोवाइड कैसे करना है, सोशल कंट्रोल करना है, ये कौन बता रहा है, ये लॉ प्रोवाइड करेगा। हम इस चीज़ के ऊपर लॉ जो सा है सोसाइटी में प्रिवेल करेगा और इस चीज़ को रेगुलेट करेगा। आगे हमने पढ़ा सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ लॉ। अब थ्योरीज क्या है लॉ के रिलेटेड की, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इन्फॉर्मिंग जूरिस्प्रूडेंस। फंक्शनिज्म, ये मेंटेन करता है सोशल स्टेबिलिटी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये खत्म करता है सोशल इनइक्वालिटी को। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये शेप देगा सोशल मीनिंग को कि सोसाइटी में लॉ का शक्ल क्या है, इस चीज़ को डिफाइन। क्रिटिकल थ्योरी, ये एक डोमिनेंट होगी जिसमें हमें हमारे पास कह लें कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होंगी ना उस चीज़ को ख़त्म करेगी और लॉ को रेगुलेट करेगी सोसाइटी में। जूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव ऑन सोशियोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच इनकॉर्पोरेटिंग सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस रियलिस्टिक मूवमेंट्स लॉ शेप सोशल फोर्सेस, कि लॉ ही एक सोशल फोर्स को, एक सोशल मूवमेंट को शेप देता है। क्रिटिकल लीगल स्टडी, इसमें जो वही चीज़ आ गई कि जो सोसाइटी में एक कह ले के हाइप मिली हो ना किसी भी एक जूरिस्प्रूडेंस को, तो वो रेगुलेट ना कर रही हो सोसाइटी को, तो लॉ उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, के लॉ का मोरालिटी के साथ, एथिक्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। एथिक्स हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोशल कंडक्ट इज ट्राई फॉर आइडियल ह्यूमन। ये एक ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए ना एथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो लॉ को भी एक सोसाइटी में प्रिवेल करने के लिए लॉ के अंदर भी वो एथिक्स, वो मोरालिटी मौजूद होनी चाहिए। देखते हैं आइडियल मॉरल कोड, दिस कुड बी इन रिलेशन टू नेचुरल लॉ जस्टिस, कि इसका रिलेशन क्या, कि ये कहते हैं कि एक नेचुरल लॉ जस्टिस है खुदा ताला की तरफ से कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद है। एक पॉजिटिव मॉरल कोड, दिस कुड बी रिलेशन टू बी लॉ फाउंड एज द कमांड टू द सॉवरेन, इसमें कहता है कि कमांड है, सॉवरेन की कमांड है, कि जैसे गवर्नमेंट अपने लोगों पर एक कमांड, एक हुक्म जारी करती है कि बिजली का बिल इतना करना है या इतना नहीं है, इतनी यूनिट से इतनी, तो ये सारी कमांड्स किसकी तरफ से हैं, एक सॉवरेन की तरफ से हैं। तो एक पॉजिटिव मॉरल कोड है कि हमारी एथिक्स है, हम उनके डिसीजन को
कह लो कि ये नहीं कह सकते हम उनके डिसीजन को नहीं, हमारी एथिक्स है कि हमारी जो सॉवरेन कमांड होगी उसके जो डिसीजन होंगे वो हम पर बाइंडिंग होगी। एथिक इज कंसर्न विद गुड ह्यूमन कंडक्ट इन द लाइट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एथिक्स का यही कंसर्न है कि ह्यूमन के कंडक्ट को अच्छी तरह रेगुलेट करें सोसाइटी में। Jurisprudence is related with positive morality so far as claimed is the instrument to assert positive ethics. Jurisprudence का रिलेटेड ही यही है कि मतलब जुड़ा ही किसके साथ है, एक मोरालिटी का, लेकिन पॉजिटिव मोरालिटी के साथ, अहलाकियात के साथ जुड़ा। Jurisprudence believe that legislation be based on ethical principle, कि jurisprudence जो सा है वो बेस करता है legislation एक ethical principle के ऊपर बेस करता है। Ethics believe that no law is good. Ethics का यही बिलीव है, यही यकीन है कि कोई लॉ गुड नहीं है। क्यों गुड नहीं है? unless it is based on the ethical principle. अगर जुरिस्प्रूडेंस एथिक्स कहते हैं कि लॉ कोई भी सही नहीं है, क्यों नहीं सही? अगर उनके अंदर लॉ के अंदर एथिक्स के असूलों को डिफाइन ही ना किया गया, अखलाकियात को डिफाइन ही ना किया गया। आगे इसका की कनेक्शन देखेंगे, इसमें जो कह लें कि लॉ और एथिक्स किस तरह जुड़े हुए हैं। मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ, एथिकल प्रिंसिपल इन लीगल डिसीजन मेकिंग, के मॉरल एक अहलाकियात लॉ में भी उस चीज़ को बुनियाद दी गई है एथिक्स को। एथिकल प्रिंसिपल इन लीगल, जब भी हम कोई भी लीगल डिसीजन या लीगल मेकिंग या लॉ मेकिंग ही करने लगे तो एथिक्स को, एथिक्स के असूलों को देख के ही करेंगे। जस्टिस एंड फेयरनेस का कंसेप्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब लॉ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सोसाइटी को अच्छी तरह रेगुलेट करें, तो अकाउंटेबिलिटी हम एथिक्स के ज़रिए करेंगे। लॉ को और एथिक्स का एक की कनेक्शन जुड़ा हुआ है डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। आगे की इशू, अब कुछ इशू आते हैं लॉ के दरमियान और एथिक्स के। मॉरल ऑब्लिगेशन टू अबेदा, कुछ मॉरल अहलाकियात भी हमें ये फ़राइज़ देती है कि हमारे ऊपर जो लॉ बाइंडिंग है उसको ओबे करें। एथिकल लिमिट ऑफ लीगल, अब कुछ एथिक्स हैं वो लिमिट कर जाते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है तो वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे, ये हमारी अहलाकियात है। नेक्स्ट है जस्टिस एंड मोरालिटी है कि जस्टिस और मोरालिटी इन लीगल डिसीजन मेकिंग भी, ये एक पर्सपेक्टिव शो किया है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन करने लगे तो वो एथिक्स के बेस होना चाहिए। विदाउट एथिक्स मतलब उसके अंदर अगर कोई अहलाकियात मौजूद ही नहीं होगी तो वो किस तरह डिफाइन की जा सकती हैं। ह्यूमन राइट एंड मॉरल यूनिवर्सल एंड लीगल एथिक एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कुछ इश्यूज हैं। आगे मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ, उस इश्यूज को हम आगे देखते हैं। मॉरल फाउंडेशन है लॉ को, लॉ की मॉरल फाउंडेशन कौन कर रहा है? एथिक्स का रहा है। एथिक्स इन्फॉर्म जुरिस्प्रूडेंस ऑन मॉरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग लॉ इंक्लूडिंग नेचुरल लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूटिलिटेरियन। अब ये जो नेचुरल है कुदरती तौर पर लॉ है, इसमें भी एथिक्स है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है तो ये भी एक एथिक पे बेस करती है ना। स्टेट का अगर सोसाइटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा तो बेसिकली ये एथिकल अहलाकियात के तौर पर ही है। यूटिलिटेरियनिज्म है, इसमें हर तरह की कह लें कि थ्योरीज को डिफाइन किया गया है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो पॉजिटिव है, तो ये भी अहलाकियात पे बेस करती है। Ethical principle in legal decision making jurisprudence applying ethical principle to legal decision consider justice, fairness, human right and dignity। जब भी हमने कोई डिसीजन लेना है तो एथिकल प्रिंसिपल, क्योंकि एथिकल प्रिंसिपल क्या है? वो जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, वो डिग्निटी को प्रमोट कर रहा है, फेयरनेस, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहा है। लॉ भी क्या है? लॉ भी जस्टिस को प्रिवेल कर रहा है। तो बेसिकली जो भी डिसीजन मेकिंग हो, जो भी डिसीजन हो, तो वो जस्टिस, फेयरनेस के साथ होना चाहिए। एथिकल थ्योरीज इन्फॉर्मिंग जुरिस्प्रूडेंस, कुछ एथिकल थ्योरी हैं जो इन्फॉर्म करती हैं कि हमारे जुरिस्प्रूडेंस में कुछ हमारे लॉ में एथिकल थ्योरीज कौन सी हैं, वो देखते हैं। जस्टिस एंड मोरालिटी इन लॉ, कि जस्टिस में इंसाफ भी क्या है? एक मोरालिटी, अहलाकियात ही है लॉ में। तो एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस, मोरालिटी एंड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस। तो ये हमारी कुछ थ्योरीज हैं, इसको हम स्टडी करेंगे जुरिस्प्रूडेंस में। ह्यूमन राइट एंड मॉरल यूनिवर्सलिज्म, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन राइट एज मॉरल यूनिवर्सल। हम इसमें कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉरल यूनिवर्सल है, कि अहलाकियात भी यही कहती है कि ह्यूमन को राइट्स मिलने चाहिए, उनसे राइट्स स्नैच नहीं करने चाहिए। तो इसमें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट है इसमें भी राइट्स की बात की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज थे उसमें भी लॉ की बात की, मॉरल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट थे इसमें भी लॉ की बात की गई, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया गया।
लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्लाइंग एथिक टू लीगल प्रैक्टिस। अब जो एथिक्स हैं वो किस पे अप्लाई होने चाहिए, हमारे जो लीगल प्रैक्टिसर है, लाइक लॉयर्स का रोल जो होता है, जजेस का एथिक्स होता है, लीगल एजुकेशन है उसमें भी एथिक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लॉ एंड एथिक, हमारा जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है लॉ के साथ और एथिक्स के साथ उसको स्टडी करते हैं। Challenging dominant ethical and legal framework, critical legal studies, feminist jurisprudence, postmodern jurisprudence, critical race theory। इसमें ये कहा जाता है कि लॉ का और एथिक्स के ऊपर जो हमारी थ्योरीज बनी, फेमिनिस्ट jurisprudence, इसमें फेमिनिज्म, इसमें भी राइट्स को प्रमोट किया गया, लेकिन लॉ के साथ ही इसका एक रिलेशनशिप है, लेकिन इसके ऊपर हमें कौन एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दे रहा है, jurisprudence दे रहा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस और इकोनॉमिक का भी इंटरसेक्ट किया गया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का लॉ का इकोनॉमिक्स के साथ बड़ा एक रिलेशनशिप है। अगर लॉ के अंदर वो चीज़ें ही नहीं है तो हम इकोनॉमिक्स में अपनी कह लें कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए सोसाइटी में हम हेल्प तो लॉ से ही लेते हैं। अगर लॉ में वो चीज़ ना हो तो हम अपनी इकोनॉमिक को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का इकोनॉमिक के साथ बड़ा एक बेटर रिलेशनशिप है। एग्जामिन द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इम्पैक्ट ऑन मार्केट, कि ये एग्जामिन करता है कि लॉ के अंदर जो हमारी एक इम्प्लीकेशन काट दी जाती है, कुछ लिमिटेशन लगा दी जाती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे कैसा जाता है। की कनेक्शन देखते हैं इसका। इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ, कि लॉ के अंदर इकोनॉमिक का एनालिसिस क्या था। लॉ एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लॉ में देखेंगे इकोनॉमिक की एफिशिएंसी क्या है। प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो लॉ हमें प्रॉपर्टी राइट्स देता है और उस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है। रेगुलेशन एंड मार्केट फेलियर, अगर लॉ में कुछ ऐसी लॉ बेटर तरीके से सोसाइटी को रेगुलेट नहीं कर रहा तो मार्केट में जो फेलियर की वजह बढ़ है कि मार्केट उस तरह रेगुलेट नहीं कर रही, तो उसके साथ रिलेशन पड़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, हमारी जो सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ के साथ कैसा रिलेशन है। कुछ इश्यूज आते हैं, की इश्यूज हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ लीगल रूल, कुछ इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, मतलब इकोनॉमिक की एफिशिएंसी लीगल रूल्स को बड़ा इफेक्ट करती है और लीगल रूल्स की जो एफिशिएंसी है वो इकोनॉमिक्स को बड़ा इफेक्ट करती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ रेगुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनोवेशन, कुछ लॉज हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कुछ इश्यूज हैं, इसको आप स्टडी करें। रिलेशनशिप है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ, अब अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू एनालाइज लीगल रूल्स एंड डिसीजन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एफिशिएंसी एनालिसिस, गेम थ्योरी, ये कुछ एनालिसिस किया गया कि किस तरह हम अपने बेनिफिट को उसको स्टडी कर सकते हैं लॉ में। लॉ एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वही चीज़ दोबारा से आ गई कि जैसे हम हाउ लॉ प्रमोट और हिंडर इकोनॉमिक, कि हम लॉ को प्रमोट करें और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो या टॉर्ट लॉज हो। इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ लॉ, कुछ इकोनॉमिक थ्योरी हैं लाइक इन्फॉर्मिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, नॉन क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक थ्योरी है और बिहेवियर इकोनॉमिक थ्योरी है। ये कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जिसका लॉ के साथ बड़ा एक रिलेशनशिप होता है। रेगुलेशन एंड मार्केट फेलियर, एनालाइजिंग लॉ रोल इन अंडरस्टैंडिंग इन एड्रेसिंग मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटी इन्फॉर्मिंग केमिस्ट्री एंड पब्लिक गुड्स। कुछ रेगुलेशन और मार्केट्स हैं जो एक रेगुलेशन का मतलब हम लॉ के बारे में पा रहे हैं ना, और मार्केट इकोनॉमिक के बारे में बताएं, तो लॉ को कैसे रेगुलेट करती है मार्केट, तो उसके बारे में कि पब्लिक गुड्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लॉ का मतलब तो यही होता है ना कि हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो किसके लिए रेगुलेट करना, अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए करना है, तो पब्लिक गुड के लिए करना है। आगे है इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, exploring law in global economic, international trade law, international investment law, international financial law, market law, feminist economics, post modern economics है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स लॉज हैं उसको, जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो लॉ हमें किस तरह प्रमोट कर रहा है, लॉ उसको किस तरह डिफाइन कर रहा है, तो इस चीज़ के बारे में स्टडी किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसको एग्जामिन कैसे किया जैसा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, उसकी इनोवेशन ईजादात में, उस चीज़ को भी स्टडी करें। ये आपको सिर्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का और हिस्ट्री का कैसा, लॉ का और तरीक़ का आपस में एक गहरा ताल्लुक तो है। लॉ डेवलपिंग कैसे हुआ है, एवोल्यूशन के साथ, तो हिस्ट्री भी क्या है, एक हिस्ट्री से ही लॉ स्टार्ट हुआ है ना, तो उसका रिलेशनशिप करेंगे। हिस्ट्री स्टडी पास्ट इवेंट, हिस्ट्री स्टडी करती है पास्ट इवेंट डेवलपमेंट ऑफ लॉ, और कैसे कैसे लॉ के डेवलपमेंट हिस्ट्री को स्टडी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री शेयर डीप कनेक्शन बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट, कि लॉ की जो डेवलपमेंट है वो बेस ही हिस्ट्री पे करती है। अगर उसमें हिस्ट्री में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स ना हुए होते तो लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई, तो बेस किस पे करता है, हिस्ट्री के ऊपर।
The study of legal theory is sensational to understanding how law have evolved over time and how they have been influenced by societal change, political shift and cultural development. इसमें कह रहा है कि अगर हम लॉ लीगल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कैसे लॉ इवॉल्व हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम टू टाइम, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ उसका सोसाइटल चेंज पे, सोसाइटी चेंज हुई और साथ में लॉ भी चेंज हुआ. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एंशियंट एंड मेडाइवल लॉ. ये था इसकी वजह से आप कह रहे हैं ना लॉ की डेवलपमेंट हुई, तो वो देखेंगे एक्सप्लोरिंग लॉ ओरिजिन इन एंशियंट. जो है लॉ का ओरिजिन कैसा हुआ, वो एंशियंट सिविलाइजेशन, ग्रीक लॉ, रोमन लॉ, 12 टेबल्स है, मेडाइवल लॉ, फ्यूडलिज्म, कैनन लॉ, कोड ऑफ हम्मुराबी, ये सारे लॉज थे जिसने लॉ की डेवलपमेंट की. अर्ली मॉडर्न एंड मॉडर्न लॉ, इसमें क्या हुआ, एनालाइजिंग लॉ ट्रांसफॉर्मेशन. अब लॉ की ट्रांसफॉर्मेशन होने लग पड़ी, इसको हम कहने लग पड़ी ये नेचुरल लॉ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, पॉजिटिविज्म लॉ है. अब डिफरेंट जूडिस का पर्सपेक्टिव आने लग पड़ा, तो लॉ की ये डेवलपमेंट होने लग पड़ी. अब हिस्ट्री का लॉ के साथ ये पता चल रहा है ना रिलेशन है, कुछ इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो लॉ की डेवलपमेंट कर रहे हैं. अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट. हिस्टोरिकल स्कूल थे, एनालिटिकल स्कूल थे, सोशियोलॉजिकल स्कूल थे जिन्होंने लॉ की डेवलपमेंट की. नेचुरल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, इसमें भी एग्जामिन किया जो नेचुरल लॉ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह शेप करता है मॉडर्न लॉ को, उस चीज़ के बारे में हमने स्टडी की. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन, कि हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुई वो किस तरह एक इम्पैक्ट कर रही थी लीगल इंस्टीट्यूशन का. एवोल्यूशन ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसीज. अब लॉ के जब हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से जो हमारे कोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई, लेजिस्लेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया, हमारी एग्जेक्टिव एजेंसीज होगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी स्टार्ट हुई उसको रजिस्टर किया. इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट लॉ सिग्निफिकेंट इवेंट शेपिंग लॉ. अब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट थे जिन्होंने लॉ के इवेंट को शेप किया. कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट पीरियड, वर्ल्ड वॉर, रेजिडेंस, ये कुछ ऐसे पीरियड, लेबर मूवमेंट, वुमेन राइट्स मूवमेंट, इन्होंने लॉ को शेप किया और इसका हिस्ट्री के साथ बड़ा रिलेशन रहा. लास्ट है हमारा जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स. हमारा लॉ का और पॉलिटिक्स का, सियासत का कैसा रिलेशनशिप है. इन अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में देयर रेगुलेशंस एंड लॉ विच लेड ऑन अथॉरिटेटिवली. कुछ हमारी जो रेगुलेशन, लॉ की रेगुलेशन होती है तो किस तरह मतलब अब पॉलिटिक्स है, एक गवर्नमेंट बनी है तो उसके पास अथॉरिटी है, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है. तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद बोथ फील्ड, डील विद क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस एंड अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. अब इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि इन दोनों फील्ड का क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है ना वो एक लिमिट है. लिमिट कौन लगा रही है, लॉ लिमिट लगा रही है. बाउंड्रीज कौन सेट कर रही है, लॉ सेट कर रही है. तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, वो एक पॉलिटिक्स जो है हमें एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी देती है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए. तो इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशनशिप है. उसके की कनेक्शन देखेंगे, रिलेशन क्या है. लॉ एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स. लॉ का मतलब ये है ना, हमने एक सोसाइटी को रेगुलेट करना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या है. तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, एक टूल है पॉलिटिक्स का, एक इंस्ट्रूमेंट है. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस, जो हमारी पॉलिटिकल नज़रियात होते हैं उसी तरह लॉ हमारा डेवलप होता है. जुडिशियल रिव्यू एंड पॉलिटिकल पावर. जुडिशियल रिव्यू वो होता है जिसमें जुडिशरी रिव्यू नज़रसानी करती है. जो भी अगर कोई भी सियासत में या गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे ना बेस करे, वो अपनी ही पावर को बस यूज़ कर रही हैं, लॉ को नहीं देख रही, तो उसके ऊपर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी और उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है कि ये लॉ बिल्कुल नहीं सही. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप यानी ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल लॉ को स्टडी करेंगे. कुछ की इशू हैं जिसको हमने देखा. सेपरेशन ऑफ पावर हमारा इशू बन जाता है. जुडिशियल एक्टिविज्म है, रिस्ट्रेन ह्यूमन राइट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड पॉलिसी, ग्लोबल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. ये कुछ इश्यूज आते हैं कि लॉ का और आपस में जो पॉलिटिक्स का रिलेशन है, ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं लॉ और पॉलिटिक्स के दरमियान. रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसका. पॉलिटिकल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज. अब कुछ जो पॉलिटिकल थ्योरीज थी वो लॉ को इन्फ्लुएंस करें कैसे. लिबरलिज्म थ्योरीज है, कंजर्वेटिव्स है, फेमिनिज्म है, सोशलिज्म है. अब पॉलिटिकल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल, पीछे वाला है लॉ एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स. लॉ को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक टूल है पॉलिटिक्स का. अगर गवर्नमेंट ही ना होती तो हम लॉ को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये एक टूल है.
अब लॉ रोल इन शेपिंग पॉलिसी एंड गवर्नेंस, लॉ किस तरह रोल करता है कि वो प्रोवाइड करता है पावर पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को, और वो जो गवर्नमेंट होगी वो लेजिस्लेशन करेगी, जुडिशियल रिव्यू पर काम करेगी, एग्जेक्टिव पावर भी होगी। तो ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। जुडिशियल रिव्यू एंड पॉलिटिकल पावर, बैलेंसिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। मार्बरी और मेडिसन केस में ये हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म इन रेस्ट्रेन, जुडिशियल एक्टिव। अब इसमें क्या हुआ, मार्बरी और मेडिसन केस में जुडिशियल रिव्यू हुआ, जिसमें ये देखा जुडिशियल रिव्यू क्यों कि एक लॉ आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है, जुडिशरी को पावर प्रोवाइड कर रहा है कि वो लॉ को, अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके ऊपर रिव्यू करे और उसको ख़त्म कर दे, उसको डैमेज कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये पॉलिटिक्स की पावर के ऊपर अगर कोई पॉलिटिकल पावर गलत इस्तेमाल करती है अपनी पावर का, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करके हम उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है एंड पॉलिटिक्स इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताई गई है। अगर कोई सोसाइटी में पॉलिटिक्स जो सी है चाहती है अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करना अच्छे तरीके से, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम कर सकती है, कुछ अमेंडमेंट कर सकती हैं। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन एंड लॉ, कुछ ग्लोबल गवर्नेंस है, इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। जैसे कि हमारे पास ट्रीटीज़ होती हैं, वो भी लॉ को गवर्न कर रही है, तो वो भी लॉ और सोसाइटी को गवर्न कर रही होती हैं। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट है, वो भी सोसाइटी को मेनटेन कर रहे होते हैं, वो भी एक पॉलिटिकल हमारा पॉलिटिक्स रिलेशंस है, ह्यूमन राइट्स है। अब इसके ऊपर कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव था, थिंकिंग थी, कुछ लोगों के कहने के क्रिटिसिज्म किया गया, लाइक क्रिटिकल लीगल स्टडी थी, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, पोस्ट कलोनियल, क्रिटिकल रेस थ्योरी। ये कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव था लॉ और पॉलिटिक्स को लेकर, कुछ डोमिनेंट हमारे पास थ्योरीज थी। तो कंक्लूड करेंगे, jurisprudence कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दी विजडम नॉलेज और माइंड ऑफ लॉ। विदाउट एडुकेट नॉलेज ऑफ jurisprudence, नो परफेक्ट इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड। jurisprudence द theoretical and philosophical study of law exploring its fundamental nature, purpose and implication। ये jurisprudence हमें लॉ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया। अगर हमारे पास jurisprudence का नॉलेज ही नहीं है तो हम लॉ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ हमें jurisprudence हमें एक परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके रीज़न, उसकी नेचर, उसके पर्पज़, वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो jurisprudence डिफाइन कर रहा है। तो अगर हमारे पास jurisprudence का नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उसकी लॉ की इंटरप्रिटेशन ही नहीं सही तरह से कर सकेंगे। तो ये एक फिलोसफर की स्टडी थी जिसमें उस के हर पर्पस को, हर नेचर को डिफाइन किया। एक डीपर स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग लॉ का रूल बना दिया गया, लेकिन उस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग, उसकी डीपर, उसके रीज़न, उसके बिहाइंड द जो लॉजिक है वो किसने प्रोवाइड किए, वो इंग्लिश jurisprudence ने प्रोवाइड किए। और शेप इट प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, रोल इन सोसाइटी, शेपिंग अप परसेप्शन ऑफ जस्टिस, मोरालिटी एंड ह्यूमन राइट। और इस चीज़ को परसेप्शन हमें किसने प्रोवाइड किया, jurisprudence ने प्रोवाइड किया कि जस्टिस का, इंसाफ का लॉ के साथ कैसा ताल्लुक है, मोरालिटी का लॉ के साथ ताल्लुक कैसा है, ह्यूमन राइट्स का लॉ के साथ रिलेशन कैसा है। लॉ इज़ नॉट स्टेटिक कंसेप्ट, ये एक कोई स्टेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ही मतलब आप कह सकते हैं लॉ एक रिजिड नहीं है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफरेंट होता है और साथ में एक प्रोग्रेसिव तरह है कि अगर सोसाइटी में कुछ चेंजिंग आ रही है तो आप उस लॉ को भी चेंज करेंगे। लॉ में अगर चेंजिंग आ रही है तो आप सोसाइटी भी उसी तरह लॉ के मुताबिक ही रेगुलेट करेगी। बट अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन शेप बाय हिस्ट्री एंड कल्चर। और इसे हमने कैसे अडॉप्ट किया, हिस्ट्री में जिस तरह डेवलपमेंट हुई तो वो हमने लॉ में चेंजिंग आ गई। अगर हमारे कल्चर में कोई चेंजिंग आती है तो वो बेसिकली लॉ में चेंजिंग आ जाती है। तो टुडे द लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। तो आप इसके लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपको डिस्कस कर दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 3 द एंड। टुडे डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।